Assalamualaikum, welcome to another new video, and today I'm discussing importance of psychology basically. So फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था इंट्रो टू साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी क्या है, क्यों है, कैसे है। उसमें हम जब साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते, मेन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था और वो बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी, राइट। बिकॉज एक वीडियो में कितना ही कवर हो सकता है, तो ऑब्वियसली पूरे थ्रू आवर वीडियोज़ आई विल ट्राई टू कवर साइकोलॉजी एज मच एज आई कैन, बिकॉज साइकोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अच्छा, तो इसमें आज मैंने डिस्कस करना है जो मेन टॉपिक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, वाई साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो साइकोलॉजी क्यों है इम्पॉर्टेंट, क्यों पढ़ें साइकोलॉजी। आजकल के दौर में जेनजी को साइकोलॉजी का बेसिक नॉलेज क्यों होना चाहिए, क्यों साइकोलॉजी एक उभरता हुआ सब्जेक्ट है, एक उभरती हुई फील्ड है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। बिकॉज अमेरिका में, कनाडा में और बाहर की दुनिया में, यूरोप में साइकोलॉजी का बहुत स्कोप है, इवन जर्मनी में, और वहाँ तो बहुत पहले साइकोलॉजी पे रिसर्च और वो सारी चीज़ें, वो सारे काम स्टार्ट हो गए थे। इवन हमारे मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट का इतना काम है, मुस्लिम स्कॉलर्स का इस्लामिक साइकोलॉजी का इतना काम है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस जो है ना, उसकी अभी भी स्टिल ज़रूरत है। और यहाँ पे मेंटल हेल्थ को टेबू समझा जाता है। लोग कहते हैं अच्छा जी साइकोलॉजिस्ट है तो पागलों का डॉक्टर है, तो पागलों ਨੂੰ डील करना है, इन्हें साडा की काम है ਇਹਦੇ ਨਾਲ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसदी नहीं ਤੁਹਾਡਾ की काम है ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। अच्छा जी, तो साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है और हम लड़कियों को साइकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, या लड़कियों जेंडर बेस भी नहीं है यार, ये लड़का लड़की जो पढ़ना चाहता है पढ़े, जो पढ़ना चाहता है पढ़े, क्योंकि साइकोलॉजी पे इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसका जो पर्सपेक्टिव है ना, उस पागलों तक, पागल अल्लाह माफ़ी दे, पागल नहीं बोलना चाहिए, ये वर्ड ही नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज इसकी जो साइकोलॉजी की इस्तिलाह है ना, उसमें हम उनको क्लाइंट कहते हैं, क्लाइंट, पेशेंट भी नहीं कहते हैं हम। डॉक्टरों से भी हमें ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। डॉक्टर तो अपने पेशेंट को पेशेंट कहते हैं ना, हम पेशेंट भी नहीं कह सकते। हमें क्या कहना पड़ता है, वी यूज़ द वर्ड क्लाइंट। और साइकोलॉजी की फील्ड में आपको बताऊँ, वोकैबुलरी जो है ना बहुत मैटर करती है। व्हाट वर्ड्स आर यू यूजिंग बहुत मैटर करता है, तो बहुत सोचना समझना पड़ता है। और उसके बाद अच्छा, तो इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों है ज़रूरी। 5 पर्सपेक्टिव्स मैंने आज लिखे हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगी। पहला मैंने जो लिखा है वो है हेल्थ। अगर आपने अपनी हेल्थ को समझना है और उसके बाद ज़ाहिर है जितना खुद बेहतर आप खुद को जानेंगे, उसके बाद दूसरों को भी उतना अच्छा जान पाएंगे। तो अगर आपने हेल्थ को समझना है, अब हेल्थ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ तक सिर्फ महदूद नहीं है। मैं सिर्फ हेल्थ का नाम लेती हूँ ना, इट्स नॉट जस्ट योर फिजिकल हेल्थ कि यार मुझे डायबिटीज़ तो नहीं है, मैंने बीपी तो नहीं चढ़ गया, मेरा बीपी तो नहीं हाई हो गया, तो शुगर तो नहीं हो गई, ए तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। हेल्थ की जो मैं बात कर रही हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एंड व्हाट्स रिमेनिंग, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल, ये जो पांचों पर्सपेक्टिव है ना, इमोशनल भी जो है ना, वो हेल्थ कंसीडर मेनली मेंटल हेल्थ की फील्ड के अंदर ही आ जाती है। इमोशनल हेल्थ भी उसमें हम कंसीडर कर लेते होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपनी हेल्थ को समझना है, अगर आपने दूसरे की हेल्थ को समझना है, तो उसके लिए भी साइकोलॉजी का नॉलेज जो है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस एंड इवन योर चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, दैट कैन बी डिस्कस्ड। तो अगर हेल्थ का जो पर्सपेक्टिव है वो साइकोलॉजी पढ़ के आप हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा ख़ुद को जो है ना वो अवेयर कर सकते हैं कि यार हेल्थ क्या है, मेरी अपनी हेल्थ, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ चैलेंजेस मेरे चल रहे हैं ज़्यादा, कहाँ इशू में फेस कर रही हूँ, या मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं रह रही मेरी, मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूँ, मेरे इश्यूज़ आ कहाँ रहे हैं, तो अपने हेल्थ की पर्सपेक्टिव को देखना और पांचों डोमेन में अपनी हेल्थ को देखना, तो ये चीज़ भी जब आप साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाता है कि हेल्थ के पर्सपेक्टिव में कहाँ स्टैंड कर रही हूँ और कैसे मैं अपनी हेल्थ को और इन पांचों पर्सपेक्टिव को बेहतर कर सकते हो। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड सब टॉपिक जो मैंने रखा है कि साइकोलॉजी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, वो ये है कि द सेकेंड वन इज़ पर्सनैलिटी। अगर आपने पर्सनैलिटी की स्टडी करनी है, चाहे आपने अपनी पर्सनैलिटी को स्टडी करना है, क्योंकि साइकोलॉजी में ना हम पर्सनैलिटी के टेस्ट स्टडी किया करते हैं, तो चाहे आपने अपनी पर्सनैलिटी स्टडी करनी है, फ्रेंड की पर्सनैलिटी को स्टडी करना चाह रहे हैं, सिबलिंग्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स को स्टडी करना चाह रहे हैं,
हैं, शादी हो चुकी है, इन लॉज की पर्सनैलिटी, सास की पर्सनैलिटी समझ में नहीं आ रही, ससुर की पर्सनैलिटी समझ में नहीं आ रही, फलां की पर्सनैलिटी समझ में नहीं आ रही, ढमकान की पर्सनैलिटी समझ में नहीं आ रही। तो अगर आपने पर्सनैलिटी को स्टडी करना है, अपनी पर्सनैलिटी को या दूसरों की पर्सनैलिटी को या किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को जिसमें आप क्यूरियस हैं, यू जस्ट वांट टू नो यार ये बंदा इतना अनयूजुअल क्यों है, ये बंदी इतनी अनयूजुअल क्यों है, ये ऐसी क्यों है, ये वैसा क्यों है, यू नो, या फिर ख़ुद को स्टडी करना चाह रहे हैं और ख़ुद की समझ नहीं आ रही, तो पर्सनैलिटी की स्टडी में भी आपको हेल्प करती है साइकोलॉजी, आपकी सेल्फ अवेयरनेस। थर्ड पॉइंट है, ओके, पर्सनैलिटी में बेसिकली क्या होगा, उस पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स क्या हैं, स्टेट, मेंटल स्टेट क्या है, यू नो। तो मेंटल स्टेट हो गई, ट्रेड्स हो गए, ट्रेड्स आर द ऑलमोस्ट परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के, जो आप में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, यू नो। सो स्किल सेट आपका क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपका स्किल सेट क्या है। तो पर्सनैलिटी की स्टडी जब हम करते हैं ना, तो हमें समझ में आने लगता है कि यार कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, सो ऑन सो फोर्थ। आपको आइडिया हो जाता है अपनी पर्सनैलिटी पे। जब आप स्टडी करना सीख जाते हो तो आप दूसरों की पर्सनैलिटी भी स्टडी करना सीखते हो, यू नो। इंसान सीखना चाहे ना तो सीख सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है, यू नो। दिमाग होना चाहिए बड़ा, और एक जो सीखने की चाह होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा मैं कहना चाह रही थी कि जब आप जान लेते हो ना, अपनी पर्सनैलिटी को जान जाते हो, तो फिर आप स्टेबल हो जाते हो। आपको एक स्टेबिलिटी का लेवल, एक जो आपकी फाउंडेशन है ना, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है कि आप स्टेबल फील करते हो। ज़ाहिर है जब इंसान खुद को जानना शुरू करता है तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हो ना, ठीक है। ये नहीं कि हवा में अपनी बातें की और हवा में कुछ नहीं हो रहा, यू नो। तो दूसरा, अगर आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं और आपको समझ नहीं आ रहा यार, आपको अपनी भी समझ नहीं आ रही और आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, तो आई मस्ट से जर्नलिंग करें, अपनी रोज़ की डायरी लिखा करें, और जो सोच आपको तंग कर रही है उसको लिखें, उसको रिटन में लेके आएँ, उस पर पेज पे लिखें, ताकि फिर आप उसको बेहतर तौर पे एनालाइज कर सकें, ठीक है। और दूसरा मैं कहना चाह रही थी कि हाँ, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, ओके। सो इसमें जो थर्ड पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है कि जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है ना, या अगर आप साइकोलॉजी की फील्ड चूज़ करना चाह रहे हैं, यू आर कन्फ्यूज कि यार मैं फ्यूचर में करियर चूज़ करना चाह रही हूँ, तो मैं कौन सा करियर अपनाऊँ, मैं साइकोलॉजी को कंसीडर करूँ ना करूँ। तो इस तरह मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगी कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी जो नर्व्स हैं, आपका माइंड गेम्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो नर्व्स क्यों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट की नर्व्स क्यों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यार हमारे पास रोज़ की बेसिस पे जब क्लाइंट आते हैं, पेशेंट आते हैं, तरह तरह के मसले लेके आते हैं, दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। उनकी लाइफ में चैलेंजेस हो सकता है, मेरी अपनी लाइफ में इतने चैलेंजेस नहीं आए, लेकिन जो मेरे पास क्लाइंट आ रहा है वो पता नहीं किस मसले के साथ आ रहा है बेचारा, ठीक है, बेचारा भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये क्लाइंट के लोगों की लाइफ में मैंने इतने मसले देखे हैं कि अल्लाह माफ़ी दे। मैं कहती थी अल्लाह मैं शिकवा नहीं अब कर रही, मैं शुक्र अदा और ज़्यादा करना शुरू हो गई, क्योंकि जब मैंने क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स देखे और वो प्रॉब्लम्स मेरी सोच से ज़्यादा बड़े थे, लाइक दे आर गोइंग थ्रू सो मच, यू नो। तो एक साइकोलॉजिस्ट की इसलिए नर्व्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट हो रहा है तो मैं भी रोना शुरू कर दूँ, हाय हाय, ठीक है। इमोशंस को भी इतना सर पे सवार नहीं करना, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करें, उसको फील भी करें, लेकिन जाहिर नहीं करना कि हाँ नहीं मैं भी तेरे गम में गरक हो गई, ठीक है। ये वाली हरकत नहीं करनी। साइकोलॉजिस्ट की नर्व्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपके अंदर ना एक रेजिलियंस होनी चाहिए, या वो लाइफ के चैलेंजेस के थ्रू बढ़ते बढ़ते रेजिलियंस जो है ना वो डेवलप हो ही जाती है। रेजिलियंस बेसिकली क्या है, बैकअप, आपका बैकअप। कहते हैं ना, योर कम बैक मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन योर सेट बैक। फर्स्ट करें लाइफ में कोई चैलेंजेस आया, कोई सेट बैक आया, उसके बाद आपने खुद को ऊपर कैसे उठाया, हाउ, वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जो चैलेंजेस ऑफ लाइफ है ना, दे आर लिटरली टेम्पररी, फार मोर टेम्पररी देन योर ओन लाइफ। प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी। एक मसला आएगा, ख़त्म हो जाएगा, अगला मसला आएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा मसला आएगा, तीसरा मसला आएगा, चौथा मसला आएगा। और जब तक आप लर्न नहीं ना कर लेते तो सेम तरह के मसले रिपीट होते हैं आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आप उससे वो नॉलेज नहीं गेन करना चाह रहे जो आपको सिखाया जा रहा है। सो लर्न करना कि यार मेरी ज़िंदगी में कोई मसला आया है, क्यों आया है, और कुदरत अगर मुझे कुछ सिखाना चाह रही है तो क्या सिखाना चाह रही है, क्या है जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो सीख के मैंने लाइफ में आगे बढ़ जाना है, यू नो। दिस इज़ वन मैटर। तो ये आपकी नर्व स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको रेजिलियंस आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आपकी लाइफ में शिकवा कम, शुक्र ज़्यादा होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, शुक्र होना चाहिए, यू नो। तो रेजिलियंस क्या है, बैकअप कर जाना। लाइफ में कोई चैलेंज आया आपने, क्योंकि यू आर स्ट्रॉन्गर देन द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। देखते ना, खुदा इंसान पर उसकी मर्यादा से बढ़कर बोझ नहीं डालता, तो नहीं डालता ना भाई। तो ऑब्वियसली जो चैलेंज आया है
वो आपकी हिम्मत ज़्यादा बड़ी है। मैंने सोचा हो सकता है आप टेम्प्रेरी तौर पर बेटर फील ना कर रहे हैं और आपको लगे यार ये मसला बहुत बड़ा है, जज्बाती तौर पर आप जज्बाती होकर सोच रहे हैं, आपको लग रहा है यार मसला बहुत बड़ा है, कैसे होगा मसले, तो भाई दुआएं मांगिए ना, अल्लाह से दुआ मांगिए अपने लिए कि या अल्लाह मेरी हिम्मत को इतना बड़ा कर देना कि मसला मेरे लिए चूंटी से भी छोटा हो जाए, मसला मेरे लिए कुछ हो ही ना होने के बराबर हो, और मैं जो है वो लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, मसलों को रिजॉल्व करके, सॉल्व करके, डिज़ोल्व करके, वॉट एवर, राइट। तो नर्व्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, आपको रेजिलियंस होनी चाहिए, नहीं तो लाइफ में ना जो है ना थ्रू आउट जो लाइफ के चैलेंजेस आते जाते हैं ना, तो रेजिलियंस सम हाउ बिल्ड हो ही जाती है। ओके, सो नो वरी। चौथा जो मैं इसका एस्पेक्ट शेयर करना चाह रही थी इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी को लेके, कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। यू आर सपोज टू बी अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ, क्योंकि जो आप सेल्फ अवेयर्ड होते हो ना, सेल्फ अवेयर क्या है कि आपको अपनी खूबियों का पता हो, खामियों का पता हो, आपकी सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ एस्टीम, कैरेक्टर। सेल्फ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है कि जब मैं सेल्फ अवेयर होंगी ना, मुझे पता होगा ना मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हो सकता है फ़र्ज़ करें बाहर के कोई आउटसाइड के कोई लोग हैं और आपको ताने दे रहे हैं या आपको बुरा भला कह रहे हैं और आपको लग रहा है यार मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ, मुझे इतना बुरा क्यों कह रहे हैं, या मैं ऐसी तो नहीं हूँ, मुझे वैसा क्यों कह रहे हैं, क्या ये मेरा मसला है, क्या ये उन लोगों का मसला है, ठीक है, किसका दिमागी मसला है, ठीक है। तो सेल्फ अवेयर जब आप होंगे ना, तो आपको लोग क्या कहेंगे, फ़लाँ क्या सोचेगा, ढमका क्या बोलेगा, क्या आपको परवाह नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़ात आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। और सेल्फ अवेयरनेस और साथ ही मैं सेल्फ लव का भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी कि सारी ज़िंदगी हम दूसरों को सर्व करते करते गुजार देते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, खुद को भी जो है ना नरिश करना सीखें, मॉइस्चराइज़ करना सीखें, खुद के लिए जीना सीखें, ठीक है, और खुश रहना सीखें ज़िंदगी में। तो सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करेगी सेल्फ इम्पोर्टेंस, और उससे आपकी डेवलप होगी सेल्फ एस्टीम and your character also and have a strong personality. alright, तो सेल्फ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है मैंने आपको बता दिया। और ये डेवलप कैसे होती है? जर्नलिंग अगर आप करेंगे ना, तो आपको बड़ी बातों का पता लगेगा जो शायद सिर्फ सोचने से आपको उस तरह से नहीं पता लगता। जब आप जर्नलिंग करते हो, अपनी डायरी लिखते हो, तो आपको पता लगता है अच्छा यार, क्योंकि ना समटाइम्स कुछ थॉट्स होती हैं जो हम अनकॉन्शियसली सोच रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, फिर थोड़ी देर बाद वो थॉट्स ख़त्म हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी आपके दिमाग से। लेकिन जब आप जर्नलिंग में वो चीज़ें लिख लोगे ना, तो आपके पास वो चीज़ महफूज रह जाएगी। और हो सकता है उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता लगे, अपने टैलेंट का, अपने स्किल सेट का थोड़ा बहुत पता। स्किल सेट का फिर भी थोड़ा बंदे को आइडिया हो जाता है, टैलेंट का नहीं पता होता, वो हिडन होता है। गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो सकता है लोग आपको बताएं यार कि तुम इस काम में बहुत अच्छे हो, तुम ये काम बड़े अच्छे से कर लेते हो, हम तो बड़ी एफर्ट लग जाती है, लेकिन तुम ऐसे करते हो तुम ये काम। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट विल क्रिएट योर सेल्फ इम्पोर्टेंस। सेल्फ इम्पोर्टेंस की ज़रूरी है। अगेन, दुनिया में जो लोग हैं ना, कोई आपका भला करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, कोई आपका भला नहीं चाहता। और इवन अगर आपका भला हो रहा है, आप बहुत हाईली सक्सेसफुल फ़र्ज़ करें हो गए हैं, तो सोचें द अमाउंट ऑफ जेलस पीपल इन योर लाइफ बढ़ जाएगी ना, जेलसी उनकी कि इसने कैसे कर लिया, ये कैसे अचीव कर गया, ये कैसे अचीव कर गई, ये सारी चीज़ें। तो सेल्फ इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि यार आप ना खुद की इज़्ज़त करना जानते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी आपके अंदर मौजूद हो कि यार खुद की इज़्ज़त, खुद की इंपॉर्टेंस करेंगे तो खुद की इज़्ज़त करेंगे ना, नहीं तो दुनिया आपको कुचल के दफ़ा हो जाएगी। किसी ने आपका भला नहीं लोग चाह रहे होते यार, क्यों हम साइकोलॉजी की फील्ड बनी क्यों है, कभी सोचा? लोग क्या करते हैं? गॉसिप करते हैं। साइकोलॉजी की फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको एथिकल स्टैंडर्ड में भी बताया था, कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द की। हम जिन क्लाइंट के साथ डील करते हैं ना, उनके मसले नहीं आपको बता सकते, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द की। जब तक मेरा क्लाइंट मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, तो मैं तब तक नहीं बताऊंगी, ठीक है, ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगी, बताना तो है ही नहीं ना, तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप गॉसिप करते हो, इवन अगर आप फ्रेंड से भी कोई बात करोगे, वो कल को 4 लोगों को और बता देगी, क्योंकि वो कोई ऑब्लाइज नहीं है ना, कि अच्छा जी उसने नहीं बताना, ऊपर ऊपर से कह रही आज नहीं बताया। लेकिन साइकोलॉजी की जो फील्ड है, जब हम बहुत प्रोफेशनली उसको देख रहे होते हैं चीज़ों को प्रोफेशनल लेवल पे, तो कॉन्फिडेंशियलिटी हमें रखनी पड़ती है। हमें अपने क्लाइंट के जितने राज हैं अपने सीनों में दफन करने पड़ते हैं, आपको पता है।
तो खैर पता नहीं बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पहुँच गई। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मसले हैं जिनको आप डील नहीं कर पा रहे, आप स्टक हो, समझ नहीं आ रही, तो ज़रूर साइकोलॉजिकल हेल्प लें, ठीक है, ले सकते हैं, ज़रूर लें। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें, अल्लाह दा वास्ता। ओके जी। सो द फिफ्थ पर्सपेक्टिव जो मैं आज डिस्कस करना चाह रही थी ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी पे, वो ये है कि मुस्लिम साइकोलॉजी का जो नॉलेज है, जो मैंने अपनी फील्ड में पढ़ा, उसके बारे में समझा, उसको जाना, बिकॉज who am I, student of psychology, BS psychology, okay, and it's my last year of psychology. So जो insight मेरी अब तक develop हो चुकी है, जो कुछ मैंने सीखा, I just wanted to share it with you guys, okay. मुस्लिम साइकोलॉजी का perspective, बिकॉज हम पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, तो ऑब्वियसली मुस्लिम साइकोलॉजी हमारे लिए मैटर करती है। तो पूरी डिग्री मेरा एक सब्जेक्ट था मुस्लिम साइकोलॉजी का, तो जाते जाते था, मतलब एक आखिरी सेमेस्टर में तो जाते जाते हमने वो पढ़ ही लिया। तो मुस्लिम साइकोलॉजी में अच्छा, जब जितना हमने फ्रॉइड को पढ़ा और जो डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसको हम कहते हैं ना गोरा ये कहता है, गोरा ये कहता है, तो वो लोग जो प्रायोरिटाइज़ करते हैं ना, ये वो लोग जो बात करते हैं, वो माइंड की बात करते हैं कि आपको माइंड जो है ना, माइंड ये सोचता है, माइंड ये करता है, माइंड फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब मैंने मुस्लिम साइकोलॉजी पढ़ी ना, तो मैंने इस्लामिक स्कॉलर्स को जब उसमें हमने पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं वो हार्ट को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। कहते हैं हार्ट इज़ द सेंटर, यू नो, हार्ट इज़ द सेंटर। मतलब आपका जो दिल है ना, वो है, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो कहते हैं ना, अब जैसे इस्लामी के लिए क्या बोलते हैं, दिल में बुग़्ज़ है, दिल में नफ़रत है, दिल में मोहब्बत है, दिल ये दिल वो, ठीक है। हम मतलब इस्लामी के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि दिल ही है जो दिमाग को भी चला रहा है। लेकिन गोरा क्या कहता है कि दिमाग है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करवा रहा है। तो ये अच्छी खासी लंबी बहस है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन जो है ना, अच्छा, उसमें जो मैंने मुस्लिम साइकोलॉजी पढ़ी ना, तो उसमें स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी आप सम हाउ पढ़ रहे होते हैं। तो उसमें हार्ट, माइंड, बॉडी और फिर सोल को भी उसमें हम पढ़ते हैं यार, वो सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली आपको पता है जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, वो उस रूह को कितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि आपकी रूह का पाक होना, रूह का साफ़ होना, रूह ये रूह वो, यू नो। और हार्ट, इसी तरह हार्ट की प्योरिटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसको अरबिक में कल्ब कहते हैं ना, कल्ब। हार्ट को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है कि दिल जो है ना, दिल की कैफियत, उसका जिक्र किया जाता है। तो मुझे साइकोलॉजी ने किस तरह हेल्प किया मेरी लाइफ में, अगर मैं उसको इस्लामी के लिए स्पिरिचुअल वे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। मैं जब साइकोलॉजी पढ़ी थी ना, आई वाज लाइक इन माय थर्ड सेमेस्टर, और मुझे हो गया था लिटरली डिप्रेशन। रातों में उठ के और यू नो रोना धोना, रो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा रो क्यों रही हूँ, बेचैनी हो रही है, कैफियत इतनी अजीब सी हो रही है और समझ नहीं आ रहा होता था। और अल्लाह माफ़ी दे, तब मेरा दिल करता था यार डिग्री छोड़ दूँ, या इस तरह ना देते हैं, मायूसी वाले ख्यालात मुझे आते थे। तो बस तक बार, क्योंकि उस वक्त ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं साइकोलॉजी की डिग्री कर तो रही हूँ, लेकिन मेरा सोल पर्पस क्या है, या मैं अपनी लाइफ के हायर पर्पस से उसको कैसे कनेक्ट करूँ, यू नो। एंड नाउ आफ्टर लाइक 4 years ऑफ माई डिग्री, मतलब 4 साल बाद जब डिग्री कंप्लीट होने को होती है ना, तो आपको लगता है यार नाउ आई रियलाइज़। और उस वक्त मेरे लिए बेबी स्टेप्स लेना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि डिप्रेशन के बंदे को ना, उसके लिए चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, यू नो, एक एक स्टेप लेना, एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर मैं डिप्रेशन के उस गड़े से बाहर आ सकती हूँ ना, तो तुम लोग भी आ सकते हो गाइस। और ख़बरदार, जो मुझे किसी ने बताया कि सुसाइड का जो है ना दिल कर रहा था या सोच आ गई थी जहन में, आ सकती है सोच, लेकिन बिकॉज वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर स्ट्रॉन्गर देन एनी नेगेटिव थाट इन आवर लाइफ। कि जब आप साइकोलॉजी पढ़ लेते हो ना, तो आपकी नर्व्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, आपकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और समहाउ जो मुझे लगता है अपनी लाइफ में, कि मुझे लगता है यार मेरा ईमान भी बढ़ा है पहले से, जो मेरी कैफियत है ना ईमान की भी, आई फील दैट इट हैज़ इंक्रीज्ड टू अ बेटर मी, टू इवन मोर पॉजिटिव पर्सन। मुझे लगता है कि मैं एक ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हूँ कंपेयर टू दैट आई एम बिफोर। एंड आई फील लाइक कि अगर मैं लाइफ में ग्रो कर सकती हूँ, मेरी मेंटल स्टेट और मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है, सो व्हाई नॉट योर्स। ऑफ कोर्स योर लाइफ कैन बी बेटर टू, राइट। एंड दैट्स माई सोल पर्पस, टू मेक योर लाइफ इवन मोर बेटर। बिकॉज अगर मैं खुद की लाइफ बेहतर कर रही हूँ ना, और ख़ुद पे काम कर रही हूँ, और मैं अच्छी सोच सकती हूँ, व्हाई नॉट यू गाइस, ऑलराइट। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हम
साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें ऑब्वियसली हम क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी पे पढ़ रहे होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। हमारे यहाँ ना कलेक्टिविस्ट कल्चर है, यहाँ हम बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, हर चीज़ में अपने फैमिली को साथ लेके चलना है, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन गाइस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो आपके अमाल होते हैं ना, जो अफ़ाल हैं, अमाल हैं, कब्र अपनी अपनी, नफ्सा नफ्सी का आलम है और कब्र अपनी अपनी से क्या हो रहा है जो मैं कह रही हूँ आप लोगों को, कब्र अपनी अपनी। जब आप बालिग हो जाते हो ना, ठीक है, बालिग क्या है कि यार प्यूबर्टी की एज आ गई और मैं बालिग, इस्लामी के लिए क्या है बालिग, बलूगत जो उसको कहते हैं ना कि बालिग होना क्या है, कि जब आप बालिग हो गए हैं ना तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अमाल की आप पर होती है। आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते, ठीक है, आप पर है जिम्मेदारी में, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या डिसीजन ले रहे हैं। अब ये नहीं ब्लेम गेम आपने खेलनी कि अच्छा जी मैंने लाइफ में ये डिसीजन लिया था क्योंकि मेरी माँ ये कह रही थी, मेरा बाप ये कह रहा था, ठीक है। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, मैं क्यों इंडिविजुअलिस्टिक होकर ये बात कहना चाह रही हूँ, बिकॉज ऑन एन इंडिविजुअल लेवल ना आपके आमाल को परखा जाएगा, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, स्पेशली जब आप बालिग हो चुके हैं तो, सही है। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट डिसीजंस यू आर टेकिंग, वट एक्शंस, ठीक है, जो एक्शंस आप ले रहे हैं लाइफ में, जो डिसीजन आप ले रहे हैं, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, जवानी कहाँ लगा रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अब आप बालिग हो चुके हैं, यू आर एन एडल्ट नाउ, ठीक है। एडोलिसेंस की एज है या फिर एडल्टहुड की एज है, यू आर अब एडल्ट है ना, तो कोशिश करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना खुद लेना शुरू करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली। मैं नहीं कहती कि एकदम से सारे काम खुद करना शुरू कर दो, ये कभी नहीं कहती, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ना कोशिश करें कि अपने कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आमाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू करें। मैंने लाइफ में ये डिसीजन लिया, मैंने यहाँ ठोकर खाई, मेरे से ये गलती हुई, अब मैंने खुद को यहाँ इम्प्रूव करना है, ऐसे इम्प्रूव करना है, ये करना है, वो करना है, अपनी लाइफ को डिसाइड करना शुरू कर दें, अपनी लाइफ के गोल्स डिफ़ाइन करना शुरू कर दें, उन गोल्स पे अमल करना शुरू कर दें, ठीक है। एकदम से नहीं, स्लोली एंड ग्रेजुअली, रोज़ थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ, और रोज़ थोड़ा थोड़ा लाइफ को ना एक नेचुरल पेस पे चलने दें। कभी भी जल्दबाजी की बात नहीं करती, बिकॉज जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, इवन मैंने अपनी लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं, तो उससे मैंने जो सीखा है वो ये है कि सब्र के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली जो एक नेचुरल पेस है ना उसको मेंटेन रखें। कोई शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको जो है ना शॉर्ट टर्म सक्सेस आपको मिल जाएगी अगर आप शॉर्टकट्स लेंगे तो, लेकिन शॉर्टकट्स जो है ना वो फिर इवेंचुअली आपको फेल ही कराते हैं, गड्ढे में जा गिरते हैं आप लोग। लेकिन जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है ना वो रोज़ थोड़ा थोड़ा करने से अचीव होती है, रोज़ कंसिस्टेंट रहने से अचीव होती है लॉन्ग टर्म सक्सेस, और फिर वो लाइफ टाइम सक्सेस आपकी बन जाती है। तो कोशिश करें अपनी लाइफ को ओवरऑल उसको देखना शुरू करें, ठीक है। सिर्फ आज के दिन तक महदूद खुद को ना करें, सिर्फ अगले चंद हफ्तों तक खुद को महदूद ना करें, थ्रू आउट लाइफ की ना, और लाइफ के एक पैटर्न को ऑब्जर्व करें कि मेरी लाइफ में हैबिट्स क्या हैं, मेरे फिर पैटर्न्स क्या हैं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, एंड हाउ कैन आई मेक माई डेली रूटीन इवन मोर बेटर। चाहे आपकी मॉर्निंग रूटीन है, इवनिंग रूटीन है, उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, लाइफ में और बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट अपने डिफाइन करेंगे, कहाँ कहाँ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो उसको इम्प्रूव करें यार, खुद को ग्रो करें। और जब आप खुद को इम्प्रूव करेंगे और ग्रोथ माइंडसेट के साथ जब आप चलेंगे ना, तो आई होप एंड आई एम श्योर कि आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। और वो ना वो बेहतरी कोई दूसरा शायद आपको कोई बहुत बाद में बताए, लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर महसूस होगी यार कि या आई एम डूइंग बेटर देन बिफोर, आई एम बिकमिंग बेटर, आई एम बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ मी, राइट। सो ढेर सारी दुआएं और ढेर सारी पॉजिटिविटी फॉर यू गाइस। बाय बाय, टेक